हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो अबॉर्शन का ही कंटिन्यूएशन है, जिसके इनिशियली जो हमने दो वीडियोस में इस पे हम बात कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी इटियोलॉजी और इसके टाइप्स के ऊपर बात कर चुके हैं। तो इसके टाइप्स में भी हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन की, जिसके अंदर हमने दो टाइप्स देखे थे, एक लीगल देखा था और एक इलीगल देखा था। तो हम इलीगल के ऊपर तो वैसे भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हमारे ऑप्शन गाइनी के पर्पज से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आप जो अबॉर्शन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है उसे जरूर देखिएगा, ताकि आज की जो क्लास है उसका कंटिन्यूएशन में आपको इजीली समझ में आ सके कि बेसिकली क्या टॉपिक चल रहा है। एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हम खुद जो प्रेगनेंसी है उसको हम इंड्यूस करवाते हैं, हम लेबर इंड्यूस करवाते हैं और प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करते हैं, और या हम ये कहें कि हम प्रेगनेंसी को खुद अबॉर्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली है इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इंडक्शन ऑफ लेबर या हम कहें इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, क्योंकि हमें यहाँ पर बात किसकी करनी है, हम यहाँ पे नॉर्मल लेबर इंड्यूस नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या इंड्यूस करवा रहे हैं, यहाँ पर अबॉर्शन इंड्यूस करवा रहे। तो सबसे पहले बात आती है अबॉर्शन, इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन की डेफिनेशन की। तो ये होता है डेलिब्रेट टर्मिनेशन, deliberate termination of pregnancy, deliberate termination of pregnancy by medical और बाय सर्जिकल मेथड। यहाँ पे हम प्रेगनेंसी को डेलिब्रेटली हमारी इच्छा से टर्मिनेट करवा रहे हैं। मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों मेथड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब ये प्रेगनेंसी के वीक्स पर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है या सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड यहाँ पर हम खुद की इच्छा से अबॉर्शन करवा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन बोला जाता है। तो ये तो इसका मीनिंग हो गया, यहाँ हम कहें डेफिनेशन की बात हो गई। देन नेक्स्ट इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये हो गए इसके टाइप्स, मेडिकल और सर्जिकल जो टाइप्स होते हैं बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, ये यहाँ पर भी लागू होगा, बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 22 टू 28 वीक्स है। इंडिया के अंदर 28 वीक्स है और इंडिया के बाहर अगर हम बात करें तो 22 वीक्स है। तो ये तो जो हमने पहले डिस्कस करा है उसी का जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें हमने क्या बताया है, डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय मेडिकल और सर्जिकल मेथड बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी इज नोन एज इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। ओके, अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो इसके पर्पस और इंडिकेशंस क्या क्या है। अगर हम इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन की बात करें तो इसके क्या क्या जो पर्पस है या क्या क्या इंडिकेशंस हैं, हमें किस किस कंडीशन के अंदर ये करवाना पड़ता है। तो अगर हम इसके इंडिकेशंस के ऊपर जाएं तो सबसे पहला जो इसमें इंडिकेशन आता है वो आता है कि अगर मदर को कोई ऐसी डिजीज है, जस्ट लाइक मैटरनल कंडीशन की अगर हम बात करें, तो अगर मैटरनल कंडीशन में हम देखें कि मदर को कोई ऐसी सीवियर डिजीज है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, तो वहां पर एक मजबूरी हो जाती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर मदर को कोई कार्डियक डिसऑर्डर है, कार्डियक डिजीज है, दूसरा मदर को जो है नेफ्रोपैथी है, या फिर मदर को हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम है,
हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जो होता है इसके अंदर नॉर्मल वॉमिटिंग होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 मंथ तक मदर को कंटिन्यूअसली इतनी सीवियर वॉमिटिंग रहती है कि मदर जो है उसका प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ता है, डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो अगर मदर को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपरेमेसिस मीन्स सीवियर वॉमिटिंग एंड ग्रेविडेरम दैट मीन्स प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो सीवियर वॉमिटिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोला जाता है। इसके अलावा अगर एच मोल है, हाइडेटिफॉर्म मोल है, तो भी हमें क्या करना होता है, ये एक्चुअली कार्सिनोजिनस कंडीशन होती है एम्नियोन और कोरियन की, ठीक है, प्लेसेंटा की हम बोल सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हाइडेटिफॉर्म मोल जो है वो भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें भी हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। देन हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो गया, देन उसके बाद में एक्लैम्शिया एंड प्री एक्लैम्शिया। एक्लैम्शिया एंड प्री एक्लैम्शिया भी होता है अगर मदर को, दिस इज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। तो एक्लैम्शिया और प्री एक्लैम्शिया के अगर सिम्टम्स है मदर को तो भी हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का सजेस्ट मदर को नहीं करते हैं एज अ मेडिकल प्रोफेशनल। और इसके अलावा अगर डायबिटीज मेलाइटस है और वो अनकंट्रोल्ड है तो उस कंडीशन में भी हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए मदर को मना कर देते हैं। ये तो हो गए कुछ मैटरनल कंडीशंस। उसके बाद में बात आती है मैटरनल कंडीशन के बाद में फीटल कंडीशन की। तो फीटस में ऐसी कौन कौन सी चीजें हो जब हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो फीटल कंडीशन की अगर हम बात करें तो फीटल कंडीशन के अंदर नंबर 1 कंडीशन आती है इसके अंदर यूजेनिक्स की। अब यूजेनिक्स के अंदर अगेन 3-4 चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यूजेनिक्स में पहला आता है यहाँ पर स्ट्रक्चर, दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे क्रोमोसोमल एंड तीसरा हम यहाँ पर बात करेंगे जेनेटिक्स। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो यहाँ पर एनसेफेली, आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2D इकोसोनोग्राफी करी और उसके अंदर आपने देखा कि जो फीटस है उसको एनसेफेली है, उसका ब्रेन का साइज बड़ा है और आपको उसके अंदर जो है हाइड्रोसेफेलस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को आपको बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अगर हम क्रोमोसोमल की बात करें तो यहाँ पे बड़ा कॉमन नेम आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम। तो अगर डाउन सिंड्रोम आपने प्रेगनेंसी में ही डिटेक्ट कर लिया है, डिलीवरी से पहले ही अगर आपने डिटेक्ट कर लिया है, तो भी हम मदर को ये सजेस्ट करते हैं कि उसे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ट्राइसोमी 21 होता है। जो 21 नंबर का क्रोमोसोम्स होता है उसका ट्रिप्लीकेशन हो जाता है, दैट्स नॉट डुप्लीकेशन, ट्रिप्लीकेशन हो जाता है। देन थर्ड हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में बेसिकली अगर जो फीटस है उसको हीमोफीलिया है, अगर ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ फीटस को हीमोफीलिया आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये तो कुछ फीटल फैक्टर हो गए। इसके अलावा एक जो फीटल कंडीशन में कंडीशन आती है वो दैट इज कॉल्ड टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने कोई मेडिसिन कंज्यूम करी और उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से फीटस का कोई ना कोई बॉडी पार्ट डेवलप नहीं हुआ। तो ये जो मेडिसिन का इफेक्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि मदर ने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली जिसकी वजह से फीटस में कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन डेवलप हो गया या उसका कोई पार्ट या कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। टेराटोजेनिक इफेक्ट के बाद में एक और जो कंडीशन आती है वो आती है रुबेला इन्फेक्शन। अगर फीटस को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी रुबेला का इन्फेक्शन हो जाता है, बेसिकली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डिटेक्ट होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अफेक्ट करता है। तो अगर रुबेला का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या करता है, जो एम्ब्रियो है
उस एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय क्यों करता है? क्योंकि जो रूबेला वायरस होता है, इसके वायरस का जो साइज होता है वो इतना ज्यादा छोटा होता है कि वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके इंट्रायूट्राइन लाइफ में एंटर कर जाता है और जो फीटस है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो हमारी कंटिन्यू नहीं रह पाती है। ऑल राइट, देन ये तो हो गई कुछ फीटल कंडीशंस। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है यहाँ पर कि और किस किस कंडीशन में हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है रिकमेंड करी जाती है या डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, या फिर हम किस किस कंडीशन में, हमारी खुद की भी तो विलिंग होती है ना, अगर कोई पेशेंट बोलता है कि हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है तो वो किस किस कंडीशन में हो सकता है। पहला है इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपका फेल हो जाता है और आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं। नंबर 3 यहाँ पे होता है रेप विक्टिम। अगर किसी को रेप की वजह से प्रेगनेंसी हुई है तो वो प्रेगनेंसी भी डिसकंटिन्यू करवाई जा सकती है। और इसके अलावा अगर मदर का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है, उस कंडीशन में भी कई बार डॉक्टर भी सजेस्ट कर देते हैं कि प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू कर दी जाए और आपकी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करती है। इसके अलावा अगर अनवांटेड अनवांटेड ये कहे या फिर अपन ये बोले कि अनमैरिड मदर के अंदर अगर प्रेगनेंसी होती है, अनमैरिड मदर के अंदर अगर कोई कंसीव कर लेती है तो उस कंडीशन में भी हमें प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम बात करें रिकमेंडेशंस की, तो यहाँ पर कौन कौन सी रिकमेंडेशंस होती हैं जब हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो रिकमेंडेशंस यहाँ पर कौन कौन सी आती हैं? अभी तक तो हमने ये देखा कि कौन कौन सी कंडीशंस है जब हमें अबॉर्शन सजेस्ट किया जाता है या हम अबॉर्शन करवा सकते हैं हमारी इच्छा से। अब आती है कि कौन कर सकता है अबॉर्शन। तो कौन अबॉर्शन कर सकता है, उसके अंदर अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने एक हॉस्पिटल में कम से कम, एक ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में कम से कम 25 एमटीपी केसेस को असिस्ट करवाया है, तो एक वो पर्सन जो है वो करवा सकता है अबॉर्शन। सेकंड, यहाँ पर जो पर्सन जो करवा रहा है अबॉर्शन उसको 6 मंथ का ट्रेनिंग होना चाहिए किसी भी ऑप्स एंड गायनी हॉस्पिटल से। ठीक है, किसी भी ऑप्शन गायनी हॉस्पिटल से उसको 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 25 एमटीपी केसेस उसको असिस्ट करे हुए होने चाहिए और उसके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 6 मंथ ट्रेनिंग उसकी किसी भी ऑप्शन गायनी हॉस्पिटल से करी हुई होनी चाहिए या फिर उसका ऑप्स एंड गायनी के अंदर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। क्या किया हुआ होना चाहिए? उसका डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रिकमेंडेशन है कि कौन पर्सन जो है वो एमटीपी असिस्ट करवा सकता है। तो नंबर 1 है यहाँ पर 25 एमटीपी केसेस एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो है उसकी करवाई हुई होनी चाहिए और इसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड 6 मंथ या फिर 6 मंथ का ट्रेनिंग उसका किया हुआ होना चाहिए किसी भी ऑप्शन गायनी हॉस्पिटल से। और तीसरा है यहाँ पर कि उस पर्सन का ऑप्शन गायनी के अंदर कोई डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर जो टर्मिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में ही होना चाहिए। रिटन कंसेंट
कंपल्सरी है। हॉस्पिटल सेटिंग नहीं होना चाहिए, रिटन कंसेंट कंपल्सरी है, और रिटन कंसेंट भी यहाँ पर फीमेल का इनफ है अगर फीमेल की मेंटल कंडीशन ठीक है तो। सपोज अगर इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि अगर मदर जो है मेंटली रिटार्डेड है, मदर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में जो कंसेंट है उसके गार्जियन या फिर हस्बैंड भी दे सकता है। एंड रिटन कंसेंट के बाद में बात आ जाती है यहाँ पर कि अगर कोई माइनर ग्रुप का पेशेंट है, माइनर ग्रुप की अगर फीमेल है बिलो 18 इयर्स, तो बिलो 18 की कंडीशन में उसके जो गार्जियन होते हैं, लीगल गार्जियन, बेसिकली कौन से गार्जियन, लीगल गार्जियन होते हैं, या फिर उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो रिटन कंसेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर रिकमेंडेशंस में हमने क्या क्या चीजें देखी कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, 25 केसेस असिस्ट करा हुआ होना चाहिए, 6 मंथ का उसका डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, किसी भी ऑप्शन गाइनी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करी हुई होनी चाहिए। देन क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि पहला हॉस्पिटल सेटिंग में ही होना चाहिए, आपके पास वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास वेल ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए, रिटन कंसेंट आप लेंगे, और अगर माइनर ग्रुप का की चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, अगर उसका आपको अबॉर्शन करवाना है, इंडक्शन करवाना है, तो उसके जो लीगल गार्जियन है या फिर उसके जो पेरेंट्स है वो बेसिकली रिटन कंसेंट देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं मेथड्स की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम किस तरीके से इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन कर सकते हैं। आज अगर आप इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन में ये सारी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं तो आपको जब आप बाद में फ्यूचर में इंडक्शन ऑफ लेबर पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें जो है वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो रिकमेंडेशंस के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर मेथड्स की। कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, अच्छा रिकमेंडेशन में एक पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गई कि जो हम अबॉर्शन करवाते हैं वो बेसिकली अप टू 20 वीक्स ही करवाते हैं। 20 वीक्स तक ही हमारे पास अथॉरिटी होती है अबॉर्शन करवाने की। अगर तब तक आप चाहते हैं प्रेगनेंसी को लीगली टर्मिनेट करवाना तो आप करवा सकते हैं। 20 वीक्स से ऊपर की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट जो, और इसमें भी एक रूल है कि अगर 12 वीक्स हुए हैं प्रेगनेंसी को तो 12 वीक्स के अंदर तो हम क्या करते हैं, इजीली करवा सकते हैं टर्मिनेशन। लेकिन अगर 20 वीक्स हो गए हैं तो उस कंडीशन में आपको 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन जरूर लेना होता है। क्या लेना होता है, 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन आपको यहाँ पर जरूर लेना होता है, उनका सजेशन लेना होता है। अगर दोनों डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको तो आपको टर्मिनेशन की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज आपको टर्मिनेशन का प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब वापस हम आ जाते हैं मेथड्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो मेथड्स की अगर हम बात करें तो जो मेथड्स है वो अगेन डिवाइडेड ऐसे ही है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो ये होता है 0 to 12 वीक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगेन 2 टाइप्स आते हैं यहाँ पर। पहला आता है मेडिकल मेथड और दूसरा आता है सर्जिकल मेथड। ऑलराइट, तो जो ये मेडिकल मेथड है, मेडिकल मेथड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ मेडिकल मेथड का मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर मेडिसिन यूज करेंगे। तो मेडिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिफेप्रिस्टोन, मिफेप्रिस्टोन RU486, ठीक है, मिफेप्रिस्टोन, या फिर हम यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन में भी हम कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करते हैं, मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, मिफेप्रिस्टोन RU486 या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन मीजोप्रोस्टोल हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसको ये इन दोनों का बेसिकली काम क्या होता है, ये जो मीजोप्रोस्टोन है ये तो क्या करता है, जो नेचुरल प्रोजेस्ट्रोन फीमेल की बॉडी में सिक्रिएट हो रहा है, नेचुरल प्रोजेस्ट्रोन का काम क्या, बेसिकली प्रोजेस्ट्रोन का काम क्या होता है,
जो प्रेगनेंसी उसको होल्ड करके रखना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं इनको ब्लॉक कर देता है, इनको ब्लॉक कर देता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट नहीं होते हैं, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट नहीं होते हैं तो जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेशन की तरफ एक्सीड करने लग जाती है। एंड जो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है बेसिकली PGE1, तो मीजोप्रोस्टोल या PGE1 है, ये क्या करते हैं, ये अबॉर्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं ये, अबॉर्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं ये। और जो ये मेडिकल मेथड है बेसिकली ये रिकमेंड किया जाता है अप टू 63 डेज। ठीक है, मतलब ये मेडिकल मेथड जो है हम वो 63 डेज तक ही यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसको हाईली रिकमेंड करें तो हाईली रिकमेंडेशन इसका होता है 49 डेज। 49 डेज पे हम इसको हाईली रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 49 डेज तक, अप टू 49 डेज इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो अप टू हम कब तक इसको यूज कर सकते हैं, तो 63 डेज तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगेन जो ये मेडिकल मेथड हम यूज कर रहे हैं, इस मेडिकल मेथड के फिर से, ये तो मैंने आपको बता दिया कि दो हम मेडिसिन यूज करते हैं। अगेन इसके फिर से जो है वो दो टाइप्स हैं, हम किस तरीके से करते हैं इसको चलिए देखते हैं। तो मेडिकल मेथड में फिर से हम कौन से दो तरीके हैं, मतलब मेडिकल मेथड को भी हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मेडिसिन हमारी यही रहेगी, लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज की जब बात आती है, दो मेथड्स हैं इसके। पहला जो हमारा मेथड है, उस पहले मेथड में हमें क्या करना है, 200 mg मिफेप्रिस्टोन, 200 mg मिफेप्रिस्टोन हमें ओरली देना है फर्स्ट डे, जिस दिन आप इंड्यूस करना चाहते हैं अबॉर्शन, फर्स्ट डे आप इंट्रोड्यूस करेंगे। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, मीजोप्रोस्टोल जो है वो आपको 400 mg म्यूजी या तो ओरली देना है, ठीक है, या फिर आपको 800 म्यूजी आपको वेजाइनली इंसर्ट करना है। ठीक है, आप या तो, और ये हमें कब करना है, 4th डे, यानी कि ये फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, आपको थर्ड डे, सॉरी यहाँ पर आपको ये कब एडमिनिस्टर करना है, 4th डे एडमिनिस्टर करना है। देन उसके बाद में आप 4 आवर्स जो है वो वेट करेंगे। क्या करेंगे, 4 आवर्स आप वेट करेंगे, और 4 आवर्स वेट करने के बाद में क्या होगा, ये दोनों मेडिसिन जो हैं ये तो स्लो एक्टिंग होती है, ये तो क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देती है, और जो मीजोप्रोस्टोल होता है वो क्या करता है, जो अबॉर्शन के प्रोसेस को एनहांस करता है। तो जो मीजोप्रोस्टोल है वो क्या करेगा, 4 घंटे में अपना असर दिखाएगा, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करना है। प्रोजेस्टेरोन लेवल जैसे ही कम होगा मीजोप्रोस्टोल तुरंत अपना असर दिखा देगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल हो जाएगा, एक्सपेल कॉन्सेप्चुअस। ठीक है, क्योंकि जो कंसेप्शन मटेरियल बाहर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअस बोलते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्चुअस है वो एक्सपेल होकर के बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में जो हमारा सेकंड मेथड है वो है इससे मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा इसमें प्रोसेस का फर्क है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अगेन यही मिफेप्रिस्टोन जो है वो 200 mg 1 टैबलेट, ठीक है, मिफेप्रिस्टोन की 200 mg की एक टैबलेट जो है वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, प्लस वेजाइनली हम यहाँ पर 4 टैबलेट यहाँ पे मीजोप्रोस्टोल की एडमिनिस्टर करते हैं, और ईच टैबलेट जो होती है वो 200 माइक्रोग्राम की होती है। तो बेसिकली अब हम कितनी डोज एडमिनिस्टर करते हैं, 800 माइक्रोग्राम। देखिए यहाँ पर भी 800 माइक्रोग्राम था, 200 mg था,
डोज सेम रहती है, बस एडमिनिस्टर करने का तरीका अलग हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मीफेप्रिस्टोन 200 mg की एक टैबलेट, ये तो हम देते हैं ओरली। ओके, देन ये जो है हम वेजाइनली 4 टैबलेट्स मीजोप्रोस्टोल दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन की 800 माइक्रोग्राम की जो डोज है वो हम वेजाइनली इंसर्ट करते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है, जो कॉन्सेप्शन या कॉन्सेप्चुअस जो है वो एक्सपेल होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मेथड हमारे को बताया गया है 1+4 का, यानी कि 1+4 का ये जो मेथड बताया गया है, ये जो कॉम्बो बताया गया है, ये कॉम्बो सजेस्ट किसने किया है, DGHS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, DGHS की फुल फॉर्म है डायरेक्ट जनरल हेल्थ सर्विसेज। ओके, तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये कॉम्बो पैक बताया कि आप एक टैबलेट तो ओरली खाने को देंगे और 4 टैबलेट्स जो हैं आप वेजाइनली इंसर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, मिफेप्रिस्टोन अगेन ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक कर देगा, और जो ये मिसोप्रोस्टोल या प्रोस्टाग्लैंडिन होगा ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा और अबॉर्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा, और जो कंसेप्शन मटेरियल है वो इवैक्यूएट होकर के बाहर आ जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, मेडिकल मेथड जो है बेसिकली, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली क्या है, ये सेफ मेथड है। ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सेफ है, बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं होता है यहाँ पर। इसके अलावा इफेक्टिव है, अगर आप इसको जो है वो 12 वीक से पहले ही यूज कर लेते हो तो ये 100% इफेक्टिव है। इसमें रिटेंशन के चांसेस जो होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ठीक है, 3-4 दिन में पूरा जो कंसेप्शन मटेरियल है वो इवैक्यूएट होकर के बाहर आ जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस जो है यहाँ पर, कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं यहाँ पर मिनिमल होते हैं, मिनिमल होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, फिर हम जो यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर, मेडिकल मेथड यहाँ पर खत्म हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे सर्जिकल मेथड की। किसकी बात करेंगे, सर्जिकल मेथड की बात करेंगे। तो जो सर्जिकल मेथड है अगेन इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन हो गया, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन हो गया। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन में अगेन फिर से डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज है। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स हैं जिनके बारे में अभी हम एक एक करके बात करेंगे। तो आज अगर आप ये इंडक्शन प्रॉपर्ली समझ लेते हैं तो आप लोग इन फ्यूचर जब हम लेबर की बात करेंगे, एबनॉर्मल लेबर की बात करेंगे, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड की। अभी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ही बात कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हम सर्जिकल मेथड देख रहे हैं। तो जो सर्जिकल मेथड है बेसिकली उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहला हम करते हैं मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन जो है वो बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना। सपोज 28 डेज का फीमेल का साइकिल होता है, हमें पता है 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, तो 14 डेज पे अगर ओव्यूलेशन होता है तो नेक्स्ट ये जो 14 डेज है, यानी कि ये जो 28th डे होगा, यानी कि ये वाले जो 14 डेज का टाइम पीरियड है, इस टाइम पे कंसेप्शन हो चुका है। तो अगर इस टाइम पे कंसेप्शन हो चुका है तो हमें क्या करना है, इस डे को, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद में कंसीव करने के बाद अगले जो 14 डेज है, यानी कि इस डेट के आसपास क्या होगा, पीरियड्स आएंगे फीमेल को। अगर हम नॉर्मल साइकिल की बात करें, नॉर्मल साइकिल जो होता है 20 डेज का, तो अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो 28 डेज के आसपास उसको पीरियड्स आने चाहिए, और अगर ये कंसीव कर लेती है तो भी इससे कंसेप्शन से हम 14th डे माने तो वो क्या है, पीरियड्स के आसपास की डेट है। तो इस डेट के आसपास हमें क्या करना है, हमें वेजाइना को सबसे पहले डायलेट, वेजाइना के अंदर हमें क्या करना है, सिम्स वेजाइनल स्पैक्यूलम इंसर्ट करना है।
ठीक है। सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम से हम सबसे पहले रिट्रैक्ट करेंगे सर्विक्स को, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिस टिश्यू फोर्सेप्स, एलिस टिश्यू फोर्सेप्स से हम क्या करेंगे, एंटीरियर टिप ऑफ सर्विक्स को हम होल्ड करेंगे। एंटीरियर टिप ऑफ सर्विक्स जब यहाँ पर होल्ड हो जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक 50 सीसी सिरिंज होगी यहाँ पर, इस 50 सीसी सिरिंज के साथ यहाँ पर 12 mm का कैथेटर अटैच होगा। ठीक है, ऐसे जो 50 सीसी सिरिंज होती है इसके ऊपर यहाँ पर एक 12 mm का कैथेटर यहाँ पर अटैच होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 12 mm का कैथेटर है हम ये डायरेक्टली वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करवाएंगे और जो कंसेप्शन मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, वहां से इवैक्यूएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है इसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो ये हम सक्शन कैथेटर डाल करके हम जो कंसेप्शन मटेरियल होता है उससे हम इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अगर सपोज करिए कि इस प्रोसेस में छोटा मोटा कोई पार्ट रह गया है तो उस पार्ट को हमें इवैक्यूएट करने के लिए कुछ नहीं करना, ओवम फॉर्सेप यूज करनी है और जो मटेरियल रह गया है उसको ओवम फॉर्सेप्स के थ्रू रिट्रैक्ट कर लेना है बाहर। एंड देन उसके बाद में इसको करने के बाद में हल्का सा यूट्रस को हम मसाज कर देंगे ताकि अगर कुछ रह भी जाता है तो वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर इवैक्यूएट हो जाए। और उसके बाद में हम सोनोग्राफी करके देख लेते हैं कि यूट्रस जो है वो प्रॉपरली क्लीन और इवैक्यूएट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। सेकंड हम बात करें वैक्यूम एस्पिरेशन की, तो अगेन ये भी एक सेफेस्ट मेथड है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की, वैक्यूम एस्पिरेशन की। तो हम नेक्स्ट जो टाइप देखते हैं वो देखते हैं वैक्यूम एस्पिरेशन। ऑलराइट, वैक्यूम एस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ये भी ओपीडी प्रोसीजर है, जैसे हमारा मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन ओपीडी प्रोसीजर है वैसे ही ये भी ओपीडी प्रोसीजर है। देखो कंसेंट तो हमें सब में लेना ही है, कंसेंट हमें 101% यहाँ पर लेना ही लेना है। फिर उसके बाद में बात करें कि मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगेन वो यहाँ पर एक 60 ml की सिरिंज होती है, एक 60 ml की सिरिंज के साथ हम यहाँ पर जो कैनुला अटैच करते हैं, कर्मन्स कैनुला होता है। ये कौन सा कैनुला होता है, ये कर्मन्स कैनुला होता है। अगेन ये 12 mm का साइज का होता है ये कैनुला। इस कैनुला को हम इस 60 ml सिरिंज के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। देन उसके हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वही सर्विक्स को डायलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायलेटर। जो डायलेटर हम यूज करते हैं वो 4 to 5 mm या फिर 5 to 6 mm का हम डायलेटर यूज करते हैं। सबसे पहले सर्विक्स को डायलेट करते हैं और इसको उतना ही डायलेट करते हैं कि हमारा जो कैथेटर है वो इजीली इंट्रोड्यूस हो जाए। सर्विक्स को हमें यहाँ पर फुली डायलेट नहीं करना है। फिर डायलेट होने के बाद में हम क्या यूज करते हैं, यूटेराइन साउंड यूज करते हैं। यूटेराइन साउंड जो होता है वो इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर एक हैंडल होता है और इस तरीके से बना हुआ होता है, इसके ऊपर मार्किंग करी हुई होती है। इसका काम क्या होता है, जब हम इसको परवेजाइनली अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये यूट्रस की साइज और यूट्रस के पोजीशन को हमें बताने में हेल्प करता है। तो हम यूट्राइन साउंड से यूट्रस की साइज और पोजीशन को मेजर कर लेंगे, सर्वाइकल डायलेटर से सर्विक्स को डायलेट कर लेंगे। सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम जो होगा उससे हम क्या करेंगे, हम वेजाइनल स्पेकुलम से सर्विक्स को रिट्रैक्ट करेंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, एलिस टिश्यू होल्डिंग फॉर्सेप जो है उससे हम एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को होल्ड करेंगे ताकि हमें अंदर जाने के लिए अच्छे से रास्ता मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, वैक्यूम प्रेशर बनाना है। तो यहाँ पर जो वैक्यूम प्रेशर हम बनाएंगे वो होगा 660 mm।
FOHG 660 mm प्रेशर जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इस प्रेशर के बाद में जब हम उसको इवैक्यूएट करेंगे तो जो कंसेप्शन मटेरियल है वो इजीली इवैक्यूएट हो जाएगा और जो कंसेप्शन मटेरियल है अब वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्पिरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको ये मेथड? तो बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओपीडी प्रोसीजर है, कंसेंट हमें लेना है, मैनुअली भी कर सकते हैं और इलेक्टिव भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 60 ml सिरिंज लेते हैं, उसको कर्मन्स कैनुला जो 12 mm का होता है उसके साथ अटैच करके हम इसको रेडी कर लेते हैं और सर्विक्स को देन हम यहाँ पर डायलेट करते हैं 4 से 5 mm के या फिर 5 से 6 mm के डायलेटर से। देन यूट्राइन साउंड यूज करते हैं यूट्रस की साइज और शेप मेजर करने के लिए। देन हम क्या करते हैं, सिम्स वेजाना स्पेकुलम से वेजाना को रिट्रैक्ट करते हैं एंटीरियरली और एलिस टिश्यू होल्डिंग फॉरसेप्स से उसको होल्ड करके रखते हैं। देन हम ये जो 60 ml सिरिंज और ये जो कैथेटर है वो अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और जो 60 ml सिरिंज है वहां से 660 mm ऑफ एचजी प्रेशर क्रिएट करते हैं और उस वैक्यूम प्रेशर से हम क्या करते हैं, कंसेप्शन मटेरियल को इवैक्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, देन इसी के अंदर हम फिर से अगर हम इसके सब टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर अगेन वही दो टाइप्स आ जाते हैं। एक तो आता है डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, एक आता है डायलेटेशन एंड कटेज या क्यूरेटेज। तो डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन जो होता है बेसिकली ये रैपिड मेथड होता है और ये जो डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज होता है ये स्लो मेथड होता है। ठीक है, ये रैपिड मेथड है और ये स्लो मेथड है। यहाँ पे जो रैपिड मेथड हम यूज करते हैं अगेन यहाँ पे सेम यही प्रोसेस होता है जो हमने अभी ये पढ़ा, ये सारा का सारा रैपिड मेथड में आता है। ठीक है, और जो स्लो मेथड होता है बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक लैमिनर टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो लैमिनर टेंट होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो सर्विक्स है वो ऑटोमेटिकली डायलेट होती है। जो सर्विक्स है वो कैसे होती है, ऑटोमेटिकली डायलेट होती है और ऑटोमेटिकली डायलेट होने के बाद में हम क्या या तो हम ये लैमिनर टेंट यूज करते हैं या फिर हम यहाँ पर वही मीजोप्रोस्टोल और मिफेप्रिस्टोन यूज करते हैं। मीजोप्रोस्टोल और मिफेप्रिस्टोन हम यूज करते हैं यहाँ पर और जो सर्विक्स है उसको हम डायलेट करते हैं और डायलेट करने के बाद में सिंपली हम जहाँ पे कंसेप्शन मटेरियल होता है उसको हम क्यूरेट कर देते हैं। ब्लंट क्यूरेटर होता है, उस ब्लंट क्यूरेटर से हम इसको क्यूरेट करके एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, सक्शन इवैक्यूएशन से अगेन हम इसको इवैक्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वैक्यूम एस्पिरेशन। वैक्यूम एस्पिरेशन और यहाँ पे हमने दोनों मेथड देख लिए, यहाँ पर सर्जिकल मेथड भी देख लिया और मेडिकल मेथड भी देख लिया। अब हमने जो ये मेथड्स पढ़े वो सारे के सारे किसके पढ़े हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के, अप टू 12 वीक्स के हमने ये मेथड्स पढ़े हैं। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स को एक्सीड कर जाती है तो हमें कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगेन यहाँ पर वही दो तरीके आ जाते हैं। पहला है मेडिकल मेथड, ठीक है, और सर्जिकल मेथड भी हम देखेंगे। तो पहला जो मेडिकल मेथड है उस मेडिकल मेथड में अगेन वही दो तरीके होते हैं इसके। एक तो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके अंदर देखो मीजोप्रोस्टोल, दूसरा यहाँ पे आ जाता है गैमीप्रिस्टोल, गैमीप्रोस्ट, ठीक है, डाइनोप्रोस्ट एंड सो ऑन। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी आता है इसके अंदर, E1, E2 बहुत सारे इसके टाइप आते हैं, F2, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप्स, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हम यहाँ पर जो है जो मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है,
ऑक्सीटोसिन को हमें स्टार्ट कैसे करना तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी 10 यूनिट्स जो है हमें 500 ml NS में या फिर 500 ml DNS में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और 500 ml DNS में डालने के बाद में हम इसको 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट पे सेट कर देते हैं। तो धीरे धीरे अपना स्लो एक्शन जो है वो यूटेराइन वॉल पर दिखाता रहता है और धीरे धीरे स्लो एक्शन से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को जनरेट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी ये डोज है 10 यूनिट डोज है, ये मैक्सिमम हम लेकर के कितनी डोज तक हम लेकर जा सकते हैं। सपोज करो 10 यूनिट का कोई असर नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 300 यूनिट तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में इस सर्जिकल मेथड की हम फटाफट यहाँ पर बात कर लेते हैं क्योंकि और बाकी प्रोसेस जो है यहाँ पर सेम ही रहेगा। देन हाँ, अगर हम इसमें सर्जिकल मेथड की बात करें तो फिर से इसको जो है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक्चुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब भी हम अबॉर्शन की बात करते हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के आते ही प्रेगनेंसी में क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं अगर हम उसको टर्मिनेट करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सर्जिकल मेथड की बात करें तो सर्जिकल मेथड में पहला जो हम मेथड यूज करते हैं, अगर प्रेगनेंसी को 13 to 15 वीक्स हुए हैं तो हम क्या मेथड यूज करेंगे, तो 13 to 15 वीक्स हुए हैं तो हम डायलिटेशन इवैक्यूएशन या डायलिटेशन क्यूरेटेज कर सकते हैं, जो प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। और सेकंड यहाँ पर आ जाता है कि अगर प्रेगनेंसी को 16 to 20 वीक्स हो चुके हैं, 16 to 20 वीक्स अगर हो चुका है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे अगेन 2 मेथड्स यूज करते हैं। हम यहाँ पे मेथड क्या यूज करते हैं पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंट्रा यूटेराइन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इंस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 तरीके से करते हैं, एक करते हैं इंट्रा एमनियोटिक और एक हम करते हैं एक्स्ट्रा एमनियोटिक। तो बेसिकली इंट्रा एमनियोटिक में हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल रूट के थ्रू करते हैं। किस रूट के थ्रू करते हैं, ये एब्डोमिनल रूट के थ्रू हम करते हैं। एब्डोमिनल रूट के थ्रू पहले हम क्या करते हैं, हमें एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करने के बाद में, क्योंकि हम यहाँ क्या करें, एब्डोमिनल रूट के थ्रू एक निडल इंसर्ट कर रहे हैं एमनियोटिक कैविटी में, वहां से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितनी गेस्टेशन एज है यानी कि जितने वीक्स है उसको इंटू 10 ml करते हैं। इतना जो फ्लूइड है वो हमें यहाँ पर एडमिनिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, जितने वीक्स हो गए हैं इंटू 10 करके हमें उतना फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर इंस्टिल करना पड़ता है। अब क्या होता है, जब भी आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंस्टिल करते हैं तो वो क्या करता है, वो एमनियोटिक कैविटी को इरिटेट करता है और इरिटेट करने की वजह से क्या होता है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा एमनियोटिक होता है इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 10 ml पर वीक के हिसाब से यहाँ पर हम फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो फ्लूइड जो हमें इंट्रोड्यूस करना होता है वो हम पर वेजाइनली करते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा डायग्राम के से समझिए कि अगर ये यूट्रस है, ये हमारी जो है वो हम बात करें तो देखो, अगर प्रेगनेंसी है तो क्या क्या होगा, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मायोमेट्रियम हमें इस रास्ते से होते हुए जाना है। हम यहाँ से कैथेटर इंट्रोड्यूस करेंगे और बेसिकली वो कैथेटर क्या होगा, फॉलीज कैथेटर होगा। ठीक है, फॉलीज कैथेटर होगा। इस फॉलीज कैथेटर को हमें यहाँ से वेजाइनली होते हुए जो यहाँ पर इसकी जो मायोमेट्रियम लेयर होती है उस मायोमेट्रियम लेयर के बीच में यहाँ पर हमें फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करना
होता है। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वीक इंटू 10 ml, वीक इंटू 10 ml करके हम यहाँ पर इस फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करते हैं। और हम यहाँ पर जो फ्लूइड है वो कितने टाइम के लिए यहाँ पर एक बार कैथेटर इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, फ्लूइड एडमिनिस्टर कर दिया, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर जो फॉलीज कैथेटर का बलून होगा, बलून को आप क्या कर दोगे, इन्फ्लेट कर दोगे और इसको 4 घंटे तक, 4 आवर्स तक आप क्या करोगे, इस फ्लूइड को अंदर ही रहने दोगे। ठीक है, ये फ्लूइड 4 घंटे तक अंदर रहेगा। 4 घंटे में ये क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम लेयर को इरिटेट कर देगा और लेबर प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, या मैं ये कहूँ कि अबॉर्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से इन दोनों ही मेथड्स में हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, हमारा मेन मोटिव यहाँ पर ये रहता है कि हम जो अबॉर्शन का प्रोसेस है उसे हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो जैसे ही ये अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो निकल करके इवैक्यूएट होकर के बाहर आ जाएगा। और अगर मान लो कुछ कंसेप्शन मटेरियल रह भी जाता है तो अगेन हम वहां पर डायलिटेशन इवैक्यूएशन करेंगे या क्यूरेटेज करेंगे, और सब कुछ करने के बाद में हम क्या करेंगे, यूट्रस को स्लाइटली मसाज कर देंगे और मदर को बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, एंड अगर ये सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं तो लास्ट में एक मेथड आता है जो बिल्कुल लास्ट में यूज किया जाता है जब हमारी सर्विक्स जो है वो भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर जितने भी हमने मेथड्स यूज करे हैं वो सारे के सारे फेल हो गए, या फिर प्लासेंटा जो है वो बहुत टाइटली अडहेयर है, या फिर हमारा यूट्रस जो है वो मेडिसिन के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए। तो उस प्रोसेस, उस टाइमिंग में हमें क्या करना है, हिस्टेरोटॉमी में हम क्या करते हैं, बेसिकली पर एब्डोमिनली यूट्रस तक पहुंचते हैं, वहां पर ओपनिंग बनाते हैं, देन वहां से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकाल देते हैं, इवैक्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं सेम वही मेथड होता है। लेकिन यहाँ पर आगे चल करके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो अराइज होते हैं वो क्या होते हैं कि फ्यूचर में अगर मदर प्रेग्नेंट होती है तो वहां पर जो स्कार फॉर्मेशन है वो रप्चर हो सकता है, दूसरा स्कार जो है वो टाइट हो सकता है, तीसरा जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आता है वो है कि मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, मदर को हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, वेट गेन कर सकती है मदर। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हिस्टेरोटॉमी के आते हैं, बट इट इज द लास्ट मेथड। जब हमारे सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं तब हम इस मेथड के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और ये मेथड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें एनेस्थेटिक एजेंट्स देने पड़ेंगे, तो एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें हो सकते हैं। और एक लास्ट चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर कोई मदर RH नेगेटिव है जिसका आपने अबॉर्शन किया है, तो आपको अबॉर्शन करने के 72 आवर्स के अंदर अंदर RH एंटी डी गामा ग्लोबुलिन्स आपको जो है वो एडमिनिस्टर करने हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली था आज का टॉपिक। इसी के साथ हमारा जो अबॉर्शन टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले जो बाकी के दोनों वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा, और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो पे समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टूडेंट थैंक यू एंड बाय बाय।